हाँ है ना आवाज़। प्रिय छात्र छात्राओं, आज से आईपीसी की क्लास शुरू की जा रही है, यानी कि भारतीय दंड संहिता। देखिए, आईपीसी को पढ़ते समय आपका बता दिया जाए, बिहार सिविल जज के अलावा आईपीसी हर एक जगह कंपटीशन में है, यानी कि एक केवल बिहार सिविल जज में नहीं है, अन्यथा आईपीसी एपीओ बिहार में है, एमपीजे और एडीपीओ में है, यूपीजे और यूपी एपीओ में भी ये हैं। अर्थात बिहार सिविल जज के सिवाय हर एक जगह है। आईपीसी में जो क्वेश्चन बनते हैं वे कुछ समस्यात्मक भी क्वेश्चन बनते हैं और तमाम आपका कह सकते हैं कि सेक्शन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो आईपीसी के बारे में जो हमें पढ़ना है वह पहले देखा जाए शुरुआती दौर में। देखिए, जहाँ तक आईपीसी की बात है, इंडियन पेनल कोड यानी कि आईपीसी, इंडियन पेनल कोड या आईपीसी या इसी को आपका भारतीय दंड संहिता कहते हैं या भारतीय दंड विधान कहिए या आपका ताजे रते हिंद कहा जाता है। उर्दू में इसे ताजे रते हिंद कहा जाता है। अब आपका ये देखना है कि आईपीसी का जो निर्माण हुआ था, हम बताएंगे डिटेल में, 1860 में हुआ था, अर्थात 1860 ईस्वी में हुआ था। अब हमें यहीं से आपका ये गौर करना है कि 1860 ईस्वी में तो अंग्रेजों का शासनकाल था, अर्थात भारत में अंग्रेजों का काल था। इसका मतलब हुआ कि आईपीसी का निर्माण अंग्रेजों द्वारा किया गया। अब समस्या ये आती है, प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि जो कानून अंग्रेज बनाकर चले गए उनको पढ़ने का कॉन्स्टिट्यूशनल बेस क्या है, संवैधानिक आधार क्या है, यानी कि क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इस बात का उल्लेख किया गया है कि अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानून हम पढ़ते रहेंगे, अर्थात भारत में इन्फोर्स रहेगा। इसके लिए कुछ बातें संविधान से जाननी पड़ेंगी, यानी कि कुछ बातें आपका कॉन्स्टिट्यूशन से देखना पड़ेगा और तब बैक हम होंगे, कह सकते हैं कि आईपीसी के निर्माण में और इतिहास में। जब भी संविधान आप पढ़िए आईपीसी को लेकर, सबसे पहले आर्टिकल 372 पढ़ेंगे, अर्थात अनुच्छेद 372। अनुच्छेद 372 के बाद आपका जो पढ़ना है संविधान का अनुच्छेद 395 पढ़ना है, अर्थात 395। फिर जो संविधान का अनुच्छेद पढ़ना है वह आपका अनुच्छेद 20 का क्लाज 1 पढ़ना है, अर्थात संविधान का अनुच्छेद 20 का क्लाज 1 हम पढ़ाएंगे। फिर जो संविधान में पढ़ना है वह आपका अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 पढ़ना है, अर्थात अनुच्छेद 13 का क्लाज 1 पढ़ना है। फिर आपको जो पढ़ना है अनुच्छेद 13 3 बी पढ़ना है, अर्थात अनुच्छेद 13 3 का क्लाज बी पढ़ना है। फिर आपका इसी के साथ आर्टिकल 32 देखेंगे और इसी के साथ आर्टिकल 226 देखेंगे।
यानी कि आईपीसी पढ़ने के पहले आपको संविधान की इतनी बातें याद होनी चाहिए। फिर एक और आपका बना है, एक और क्वेश्चन बता दिया जाए आईपीसी के लिए। संविधान के 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची यानी कि कंकरेंट लिस्ट का प्रविष्टि संख्या यानी कि प्रविष्टि संख्या, इसका मतलब ये हुआ एंट्री नंबर या प्रविष्टि संख्या 1 देखना है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, अच्छे से तैयार रखना है। आइए एक एक करके जो बातें हम लिखे हैं उसका अर्थ बताया जाए और वे बातें इंडियन पेनल कोड या आईपीसी से कैसे कोरिलेट हो रही हैं उसको भी देखना है। देखिए सबसे पहले अनुच्छेद 372 देखा जाए। जहाँ तक संविधान के अनुच्छेद 372 की बात है, अनुच्छेद 372 संविधान पूर्व विधियों का अनुकूलन करता है। अनुच्छेद 372 संविधान पूर्व विधियों का अनुकूलन करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कानून 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत में प्रवृत्त थे, इनफोर्स थे, संविधान लागू होने के बाद भी वह भारत में इनफोर्स रहेंगे, प्रवृत्त रहेंगे, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा या हमारे संविधान सभा द्वारा उन्हें रिपील या निरसित या समाप्त न कर दिया गया हो। अर्थात अनुच्छेद 372 ये बता देता है कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व के जो भी कानून हैं, अगर वे भारत में इनफोर्स थे तो 26 जनवरी 1950 के बाद भी वह भारत में इनफोर्स रहेंगे। लेकिन कब तक रहेंगे? जब तक कि, यही महत्वपूर्ण, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी यानी कि जब तक कि सक्षम प्राधिकारी अर्थात कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा उन्हें रिपील न कर दिया गया हो, निरसित न कर दिया गया हो। अब समस्या ये आई कि किसी कानून को समाप्त करना, रिपील करना या कह सकते हैं कि निरसित करना, ये भारत में किसको अधिकार है, यानी कि भारत में कौन सा वह प्राधिकारी है जो किसी कानून को रिपील कर सकता है और क्या संविधान द्वारा कोई कानून रिपील किया गया। तो हमारे संविधान, एक तो पहला प्राधिकारी हो गया संविधान सभा, यानी कि जो भारत की संविधान सभा थी, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली थी संविधान सभा, अच्छे से इसको तैयार रखना है। भारत की जो संविधान सभा थी उसको ये शक्ति प्राप्त था कि वह किसी भी कानून को रिपील कर दे, निरसित कर दे। अब समस्या ये आई कि क्या हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने आईपीसी को रिपील किया, और रिपील किया तो कौन कौन कानून किया। संविधान सभा किन किन कानूनों को निरसित की है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 395 में है। अनुच्छेद 395 में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। आइए अब 395 आर्टिकल देखना है कि क्या का निरसन है, रिपील है। आपका पूछा भी गया है एक दो कंपटीशनों में कि निरसन या रिपील किस अनुच्छेद में है, तो आपका जवाब रहेगा
आर्टिकल 395, यानी कि लास्ट जो आर्टिकल या अनुच्छेद है। अनुच्छेद 395 के तहत हमारी संविधान सभा ने ही 2 कानूनों को रिपील कर दिया था। वह कानून है भारत शासन अधिनियम 1935 और दूसरा कानून है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। फिर एक बार देखिए, हमारी संविधान सभा ने 2 कानूनों को रिपील किया है, भारत शासन अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। अब आईपीसी को रिपील नहीं किया है, अतः आईपीसी भारत में बनी रहेगी। हम पढ़ेंगे भी। और ये कौन सा अनुच्छेद बताता है, तो आर्टिकल 372। अब आइए आगे देखा जाए। अब आपका चूंकि आईपीसी संविधान के पूर्व का कानून है, तो आपका अगला देखना है आर्टिकल अनुच्छेद 13(1) गौर करना है। पिछली बार संविधान के इस अनुच्छेद से आईएएस में भी क्वेश्चन बना था, अच्छे से इसको गौर करना है। संविधान पूर्व विधियों के लिए है, इसको समझने का प्रयास करिए। अनुच्छेद 13(1) ये बताता है कि इस भाग यानी कि भाग 3 संविधान का, अर्थात फंडामेंटल राइट या मौलिक अधिकार, इस भाग यानी कि जो संविधान के पूर्व कानून है, जो संविधान के पूर्व कानून है, अगर उन कानूनों में और हमारे फंडामेंटल राइट में यानी कि मूल अधिकार में अगर विपरीतता पाई जाती है, असंगतता पाई जाती है, तो जो संविधान पूर्व के कानून हैं उस मात्रा तक, उस लिमिट तक, उस सीमा तक वह वायड होंगे, अर्थात शून्य होंगे। आईएएस में ये बना था कि उस मात्रा तक वह क्या होंगे, दिया था ऑप्शन, अवैध होंगे, वैध होंगे, शून्य होंगे, शून्यकरणीय होंगे। तो जो पहली वरीयता आपका हमेशा बता दिया जाए, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करिए कहीं भी आप बताइए, पहली वरीयता आप बेयर एक्ट को देंगे। स्पष्ट रूप से बेयर एक्ट में लिखा गया वायड या बातिल यानी कि शून्य, तो आप शून्य मारिएगा। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब समझने का प्रयास करिए आईपीसी से भी जोड़कर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आईपीसी 1860 है, यानी कि आईपीसी 1860 है, जिसमें कुल 23 अध्याय और 511 धाराएं हैं। अगर इन 511 धाराओं में कोई ऑफेंस दिया गया है और इधर हमारा संविधान के भाग 3 में फंडामेंटल राइट दिया गया है, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार दिया गया है। अच्छे से इसको समझिए। अगर 511 धाराएं हैं और इधर फंडामेंटल राइट है, तो आपका अनुच्छेद 13(1) ये बताता है कि अगर 511 में से किसी धारा का प्रावधान या तो पूरी तरह या उसका कुछ अंश हमारे मूल अधिकारों से असंगत हो, असंगत मतलब विपरीत हो, विपरीत का मतलब कि हमारे मूल अधिकारों से के अगेंस्ट हो, तो जो आईपीसी में प्रावधान है, जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, उस मात्रा तक, उस लिमिट तक, उस मात्रा तक वह आईपीसी के प्रावधान
वायर्ड होंगे, शून्य होंगे। अब आपका क्वेश्चन यहाँ बहुत अच्छा बनता है, यूपी में भी बना, आपका झारखंड में भी बना, 2 क्वेश्चन जो बताया जा रहा है। इस आधार पर भारत के उच्चतम न्यायालय ने आईपीसी की 3 धाराओं को आपका शून्य घोषित किया है, 2 धाराओं को पूरी तरह और 1 का कुछ अंश। वह धाराएं हैं आपका आईपीसी की 303 धारा है, आईपीसी की धारा 4 देखिए वह 3 धाराएं हैं। आईपीसी की धारा आपका 303, आईपीसी की धारा 497, आपका ये झारखंड जे और एपीओ में भी आया था। आईपीसी की धारा 377 ये भी आपका कह सकते हैं कि आया था। देखिए धारा 303, आगे हम डिटेल में इसको बताएंगे। सेक्शन 303 और 497 ये पूरी तरह वायर्ड हैं या असंवैधानिक हैं आपका, और 377 का कुछ अंश आपका अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया है। क्यों इनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा? क्योंकि ये हमारे मूल अधिकारों से, इसमें जो प्रावधान है वो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में थे। तो इसको डिटेल में हम बताएंगे आगे। आपका अभी सामान्य बातें चल रही हैं। अब आइए देखा जाए संविधान का अनुच्छेद आपका कह सकते हैं कि 13(3)B ये देखना है। संविधान पूर्व विधियों को संविधान एक नाम देता है, अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आईपीसी हैं 1860 में बनी, ये प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, संविधान पूर्व विधि है। अब इंटरव्यू में ये पूछा गया कि संविधान इसको क्या नाम देता है, ये इंटरव्यू में भी पूछा गया है। अगर आपका ये क्वेश्चन आए कि कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ को क्या नाम दिया गया है, तो वह नाम है आपका अनुच्छेद 13(3)B में दिया गया है लॉ इन फोर्स। याद रखिएगा, इंटरव्यू के लिए काफ़ी मायने रखता है। लॉ इन फोर्स या हिंदी में विद्यमान विधि, विद्यमान विधि, लॉ इन फोर्स या विद्यमान विधि। एक बात या इसको भी याद रखना है, यानी कि 26 जनवरी 1950 के पूर्व जितने कानून थे और आज भी अगर भारत में इन फोर्स हैं, तो ऐसी दशा में उनको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक नाम देता है और वह नाम देता है लॉ इन फोर्स या विद्यमान विधि। अब आपका 2 अनुच्छेद और कोरिलेट करने को बचा है। अनुच्छेद 20 का क्लॉज 1 बचा है और अनुसूची बची है। अनुसूची बची है, देखिए आपका अनुसूची नंबर 7 पहले बताया जाए। जहाँ तक शेड्यूल की बात है, अनुसूची की बात है, आइए देखा जाए अनुसूची नंबर 7 को देखा जाए। पहले अनुसूची को देखा जाए तब और बातें बताई जाएंगी। देखिए जहाँ तक शेड्यूल की बात है, अनुसूची 7 में 3 लिस्ट दी गई हैं, यानी कि 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट या 3 सूची दी गई है। एक आपका यूनियन लिस्ट यानी कि संघ सूची, दूसरा स्टेट लिस्ट यानी कि राज्य सूची, और तीसरा
कंकरेंट लिस्ट अर्थात इसको समवर्ती सूची कहा जाता है। समवर्ती सूची, यहाँ से आपका बिहार एपीओ और अन्य जगह पर एक नया क्वेश्चन जो अब तक नहीं बना है बन सकता है। ये भी अच्छे से आप तैयार रखिए। फिर आपको सलाह दी जाती है, पढ़ते तो सभी लोग हैं, आपका कह सकते हैं कि हजारों लोग पढ़ते हैं, लेकिन आपका 2 पॉइंट अधिक रहना है, अर्थात सेलेक्ट वही होते हैं जो कुछ तकनीकी बातों को अधिक जानते हैं, अर्थात कुछ टेक्निकल पॉइंट उन्हें मालूम है। आप लोग लाइव क्लास पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि आप इसीलिए पढ़ रहे हैं मनोज सर से कि आपको कुछ अन्य बातें एक्स्ट्रा मिलेंगी जो अन्य विद्यार्थियों को पता न हो, और वहीं 2-3 बातें आपको अन्य विद्यार्थियों से अलग करेगी। तो एक-एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाता जल्दी। और एक-एक शब्द अगर पकड़े रहेंगे, कोई समस्या हो तो भाई फ़ोन करके आप पूछ सकते हैं बाद में, लेकिन एक-एक शब्दों को पकड़ने का प्रयास करिए। कंकरेंट लिस्ट में अब आइए, ये क्वेश्चन नया बन सकता है कि आईपीसी किस सूची का विषय है। पहला क्वेश्चन तो आप मारेंगे आईपीसी समवर्ती सूची का विषय है, कंकरेंट लिस्ट का विषय है। अब आजकल जो बन रहा है कि आईपीसी समवर्ती सूची का विषय है, तो एंट्री नंबर या क्रम संख्या या प्रविष्टि नंबर कौन है। तो सबसे पहले आप देखेंगे संविधान में कंकरेंट लिस्ट में, तो सबसे पहले आपका दंड विधानों की ही बात आएगी, यानी कि प्रविष्टि नंबर 1। इसको रट डालिएगा कि आईपीसी का प्रावधान कंकरेंट लिस्ट के प्रविष्टि नंबर 1 में किया गया है। अब इसी के साथ को रिलेट कर लेना है, सीपीसी का प्रावधान कहाँ है। ये आपका पिछली बार उत्तराखंड में पूछा गया था, तो सीपीसी भी कंकरेंट लिस्ट के आपका कंकरेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 13 में, ये पिछली बार उत्तराखंड पूछा है। इसके बाद आपका नया क्वेश्चन सीआरपीसी से पूछ सकता है कि सीआरपीसी का प्रावधान कंकरेंट लिस्ट में है, तो एंट्री नंबर कौन है, एंट्री नंबर 2 मारिएगा। और यही क्वेश्चन अगर एविडेंस से आ जाए, संविधान से आ जाए कि भारतीय संविधान के किस माने एविडेंस का आ जाए कि किस समवर्ती सूची के किस प्रविष्टि नंबर में एविडेंस का प्रावधान है, तो 12 मारिएगा। फिर एक बार आपको बताया जाए, आपका अच्छे से चारों याद रखिए। फिर हम एक बार दोहरा दे रहे हैं, आईपीसी समवर्ती सूची के एंट्री नंबर 1 में है, सीपीसी एंट्री नंबर 13 में है, सीआरपीसी एंट्री नंबर 2 में है, और आपका साक्ष्य अधिनियम यानी कि एविडेंस एक्ट का प्रावधान कंकरेंट लिस्ट के एंट्री नंबर 12 में है। कोई विषय अगर समवर्ती सूची में है तो उसका मतलब एक लाइन जान लीजिए, अगर कोई विषय कंकरेंट लिस्ट में है उसका मतलब ये हुआ कि उस विषय पर विधि निर्माण की शक्ति आपका संघ को भी है और राज्य को, यानी कि आपराधिक आईपीसी में संशोधन अगर पूछा जाए कौन कर सकता है, संघ राज्य दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो आपका जवाब रहेगा दोनों कर सकते हैं।
अगर कोई कहे कि क्यों दोनों कर सकते हैं, तो आपका जवाब रहेगा क्योंकि आईपीसी का प्रावधान आपका कह सकते हैं कि कंकरेंट लिस्ट के में है, एंट्री नंबर 1 में। आइए एक अनुच्छेद को रिलेट करने को बचा है और वह अनुच्छेद 20 का क्लाज 1, तब आईपीसी शुरू होगी। अनुच्छेद 20 के क्लाज 1 में आपका कह सकते हैं कि एक सिद्धांत है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ। प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ यानी कि कार्योत्तर विधियों से संरक्षण। इसको आगे बताया जाएगा डिटेल में। कार्योत्तर विधियों से संरक्षण का मतलब ये हुआ कि कार्य के बाद बनाई गई विधि के तहत किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। आइए एक उदाहरण हम देखते हैं। आपका मान लीजिए 2013 का ही उदाहरण उठाते हैं। 2013 3 फरवरी 2013 में आईपीसी का संशोधन जो हुआ था लागू हुआ था। मान लीजिए ए एक व्यक्ति है और एक लड़की बी का पीछा करता है, तो केवल पीछा करना अपराध नहीं है, बार बार पीछा करता है, स्टैकिंग करता है, स्टैकिंग करता हो, पीछा करता हो। ये लड़की कई बार मना की। अगर ए इस घटना को 2 फरवरी 2013 को किया हो और पीछा करना या स्टैकिंग आपका 3 फरवरी 2013 को ऑफेंस घोषित किया गया, अपराध घोषित किया गया। ऐसी दशा में क्या ए को 2 फरवरी के कार्य के लिए दंडित किया जा सकता है कि नहीं? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 20(1) इस बात को प्रतिषिद्ध करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जिस तारीख से आपराधिक मामलों का सब्स्टेंसिव लॉ बताया जाएगा लागू हुआ है, उस तारीख से पहले अगर किसी व्यक्ति ने कोई ऑफेंस किया है तो उस ऑफेंस के लिए वह दंडित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वह कह सकते हैं उस समय वह बात अपराध नहीं थी जिस समय कह सकते हैं कि वह घटना को अंजाम दिया था। इसका मतलब कार्योत्तर विधियों से संरक्षण यानी कि अगर कार्य के बाद कानून बनाया जाता है तो उस कानून के तहत पिछले कार्यों के लिए किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। ये अच्छे से तैयार रखिए, इसको डिटेल में हम आगे और पढ़ाया जाएगा। आइए आईपीसी का इतिहास थोड़ा देखा जाए। जहाँ तक आईपीसी के इतिहास की बात है, आईपीसी का या इतिहास पहले देखा जाए, तब आपका क्या होता है आईपीसी में इत्यादि बातें बताई जाएंगी। आईपीसी या आपराधिक मामलों का इतिहास के लिए प्राचीन काल से उठाइएगा। प्राचीन काल में हमें देखना है क्या होता था। प्राचीन काल के बाद आपका मध्यकाल देखना है। मध्यकाल में क्या स्थिति आई। मध्यकाल के बाद अंग्रेजी काल देखना है। अंग्रेजी काल हमें देखना है, अंग्रेजों का काल। अंग्रेजों के काल के बाद आपका 26 जनवरी 1950 के बाद का काल देखना है। के बाद का काल देख ही रहे हैं, बाद का काल आपका कानून वहीं रह गए, अपराध बढ़ते गए, हाथरस कांड हो, तमाम कांड हो, आपका अपराध बढ़ते ही जा रहे हैं।
देख लेते हैं, इसको उठाइए तो उठाइए, नोट्स के लिए खुदा बता दीजिए। आपका देख ही रहे हैं, हाथरस से लेकर तमाम कांड हुए और कानून वहीं का वहीं रह गया, बदला नहीं, और कह सकते हैं कि तमाम समस्याएं आई। लेकिन हमें प्राचीन काल, एंशिएंट काल से इतिहास चलना है। जहाँ तक प्राचीन काल की बात है, प्राचीन काल में आपका कह सकते हैं कि प्राचीन काल में भारत में जो हिंदू धर्म शास्त्र थे उनके अनुसार निर्णय दिया जाता था, राजा सर्वोच्च होता था। आपका सभी शक्तियाँ, चाहे कार्यपालकीय शक्ति हो, न्यायिक शक्ति हो, विधायी शक्ति हो, एक ही व्यक्ति सम्राट या राजा में वेस्टेड होती थी, निहित होती थी। राजा फाउंटेन ऑफ जस्टिस भी माना जाता था। प्राचीन काल में राजा ही न्याय करता था, राजा ही दंड देता था, क्षमा भी करता था, अर्थात और लेकिन राजा मनमाना कार्य नहीं कर सकता था। उस समय भी ये नियम था कि राजा भी कानून से बाध्य हैं, धर्म ग्रंथों से बाध्य हैं, यानी कि जो धर्म ग्रंथों में बातें लिखी गई हैं, राजा को भी उन्हीं धर्म ग्रंथों के अनुसार कार्य करना चाहिए। यानी कि प्राचीन काल में जो क्रिमिनल लॉ था आपका, वह धर्मशास्त्रों के अनुसार संचालित किया जाता था। आया मध्यकाल, आया मध्यकाल में मुस्लिम काल आया भारत में। मध्यकाल में अब समस्या उत्पन्न हुई, हिंदू विद द्वारा शासित होने लगे और मुस्लिम विद द्वारा शासित होने लगे। हिंदू विद में दंड के प्रकार अलग थे, मुस्लिम विद में दंड के प्रकार अलग थे और समस्याएं तमाम उत्पन्न हो गई। मुस्लिम विद में बहुत जो पर्सनल लॉ है, शरीयत कानून है, उसमें बहुत कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। यहाँ तक कि आपका चोरी करने वाले का हाथ काट लिया जाए, आपका कह सकते हैं ये भी प्रावधान है। प्रेम करने वाले को पत्थर से मारा जाए चौराहे पर और सार्वजनिक रूप से फांसी दी जाए। आप देखे भी होंगे, आपका लैला मजनू से लेकर तमाम फिल्में देखे होंगे, जहाँ की गाना भी है कि भाई पत्थर से न मारो मेरे दीवाने को। अर्थात अरब समाज में आपका मुस्लिम जो विधि हैं उसके तहत पत्थर से भी मारा जाता था। तमाम दंड के कह सकते हैं कठोर रूप विद्यमान है। लेकिन उतना हमें डिटेल में नहीं जाना है, हमें डायरेक्ट अंग्रेज़ों के काल पर आ जाना है। अंग्रेज़ों के काल में आपका अंग्रेज़ों ने ये सोचा कि चलो अब भारत पर कब्जा हो गया, हमारा शासन हो गया, तो क्यों न भारत के लिए एक सब्सटेंसिव क्रिमिनल लॉ बनाया जाए, सारवान आपराधिक विधि का निर्माण किया जाए, जो न तो मुस्लिम धर्मशास्त्रों से गवर्न हो, न हिंदू धर्मशास्त्रों से गवर्न हो, दोनों से पृथक होकर एक कानून बनाया जाए। इसके लिए अब आपका यहीं से आईपीसी का निर्माण शुरू होगा और यहीं से क्वेश्चनों की अब भरमार लगती है। एक शब्दों को जो बताया जा रहा है, आपका देखिए कैसे आईपीसी का निर्माण हुआ, यानी कि आईपीसी क्या निर्माण हम देखेंगे कैसे किया गया। देखिए निर्माण अच्छे से तैयार रखिए, निर्माण में क्या क्या बातें हुई, क्या क्या बातें नहीं हुई।
आईपीसी का निर्माण, क्वेश्चन का मॉडल भी प्री का हम बताते रहेंगे, इसको हर हाल में आप तैयार रखिए। पहला क्वेश्चन, आईपीसी का निर्माण किस कानून के तहत किया गया? तो आप क्या कह सकते हैं, आईपीसी का जो निर्माण किया गया वह जो किया गया आपका चार्टर एक्ट 1833, यानी कि याद रखिए चार्टर एक्ट 1833, ये कई बार पूछा जा चुका है, अच्छे से इसको तैयार रखिए। अंग्रेजों द्वारा चार्टर एक्ट 1800 कह सकते हैं कि 33 लाया गया। ये जो कानून था, इस कानून में ये प्रावधान था कि भारत के लिए, माने भारत में प्रवृत्त विधियों की समीक्षा के लिए एक लॉ कमीशन बनाया जाएगा, अर्थात विधि आयोग का गठन किया जाएगा। लॉ कमीशन अर्थात विधि आयोग का। अब देखिए क्वेश्चन पर क्वेश्चन यही आपका चलना है। आपका विधि आयोग का गठन किया जाएगा। अब आपका विधि आयोग का गठन किया जाता है 1834 ईस्वी में। अब क्वेश्चन देखिए क्या बनता है। ये फर्स्ट लॉ कमीशन है, अर्थात प्रथम विधि आयोग, प्रथम विधि आयोग अर्थात फर्स्ट लॉ कमीशन। देखिए क्वेश्चन यहाँ 3-4 बनते हैं। पहला क्वेश्चन, प्रथम विधि आयोग का गठन किस कानून के तहत किया गया? अगर ये क्वेश्चन आए तो आपका जवाब रहेगा चार्टर एक्ट, चार्टर माने विलेख या दस्तावेज, चार्टर एक्ट 1833। दूसरा क्वेश्चन बनता है, जो अच्छा क्वेश्चन बनता है, फर्स्ट लॉ कमीशन का गठन किस सन में किया गया? अगर सन पूछे तो 1834 मारिएगा। तीसरा क्वेश्चन, आईपीसी का निर्माण किस विधि आयोग की सिफारिश पर किया गया? तो आपका जवाब रहेगा फर्स्ट लॉ कमीशन। चौथा क्वेश्चन बनता है कि प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। बताएंगे अभी डिटेल में। लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि आईपीसी का ड्राफ्ट किसने तैयार किया? तो आपका जवाब रहेगा लॉर्ड थॉमस वेलिंगटन मैकाले, शॉर्टकट में लॉर्ड मैकाले भी कहा जाता है। अब ये कभी काल पूछ देता है कि मैकाले संहिता किसको कहा जाता है? तो अगर मैकाले संहिता पूछे तो आपका जवाब रहेगा आईपीसी का ही उपनाम है मैकाले संहिता। अगर एविडेंस का पूछ ले कि स्टीफेन संहिता किसे कहा जाता है, तो एविडेंस का उपनाम है स्टीफेन संहिता, क्योंकि एविडेंस का ड्राफ्ट सर जेम्स फिट्जजेम्स स्टीफेन ने ही तैयार किया। देखिए आज आपका पहला लेक्चर है, शुरू किया गया है शाम में। आपका कल और समय बढ़ाया जाएगा। आज इतना ही क्लास चलेगा और कल आपका और थोड़ा समय धीरे धीरे 1-2 दिन में बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद।